हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022 की सीरीज में आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अगले 10 क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, क्वेश्चंस हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सोर्सेज हैं यहाँ से किए जाएंगे। इसमें आप देखेंगे एनवायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, और जो क्वेश्चन रहेंगे वो अगर हम यहाँ पे आज हम बात करें इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन की, तो हम कुछ इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें प्लेसेज न्यूज में थी, कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन न्यूज में थी। तो टेक्निकली आइडिया ये है हमारा कि जितने भी जो भी तरीके हैं क्वेश्चंस पूछने के, जो भी यहाँ पे ट्रेंड रहा है यूपीएससी का, वो सब हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग कवर करते चलेंगे। जब 1000 सीरीज में क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तो आप इजीली यूपीएससी के क्वेश्चंस को समझ पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, वीडियोस के पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन 541 की। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये प्रोग्राम है जॉइंट प्रोग्राम। इनमें से किस किस ऑर्गेनाइजेशन का? यूएनडीपी, ओईसीडी का, WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF का, न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड एशियन या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक का, इंटरपोल या फिर वर्ल्ड बैंक का। ये देखिए इसमें से करेक्ट आंसर है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, साथ ही साथ टैक्स यूएनडीपी और ओईसीडी ने मिलकर यहाँ पे किया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट में। अब यहाँ पे जो लॉन्च किया गया वो उसका नाम है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम। ये सिचलीज में लॉन्च किया गया था। भारत को यहाँ पे, इंडिया को यहाँ पे चूज किया गया कि वो पार्टनर एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा और टैक्स एक्सपर्ट को प्रोवाइड करेगा इस प्रोग्राम के लिए। लगभग 12 महीने की ड्यूरेशन यहाँ पे रहेगी, जहाँ पे इंडिया का एम रहेगा कि वो सिचलीज को यहाँ पे ट्रेनिंग दे कि कैसे सिचलीज जैसी जो कंट्री है वो अपने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। कैसे? आपने देखा हमारे पास एक बहुत बड़ी सेट ऑफ फोर्स है, आईआरएस ऑफिसर्स की, रेवेन्यू ऑफिसर्स की, इनकम टैक्स ऑफिसर्स की। इन सबको वहाँ भेजा जाएगा, मतलब इनमें से कुछ लोगों को भेजा जाएगा, वहां से लोगों को बुलाया जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या है कि जो स्किल्स हैं वो इम्पार्ट करनी है बेस्ट ऑडिट प्रैक्टिसेस द्वारा। अब क्यों करने जा रहे हैं? देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो कंट्रीज है जिनको हम टैक्स हेवन कहते हैं, ये एक ट्रांसफर प्राइसिंग के मैकेनिज्म से जूझ रहे होते हैं। मतलब हमारी कंट्री, हम बात करें यहाँ पे इंडिया, तो इंडिया को क्या प्रॉब्लम होती है? इंडिया को ये प्रॉब्लम है कि जितने भी टैक्स हेवन्स हैं ये ट्रांसफर प्राइसिंग के मैकेनिज्म को काफी ज्यादा हम कहेंगे हेल्प करते हैं। मतलब लेट अस से जितने भी टैक्स हेवन्स होते हैं हमारे यहाँ, जो कंपनीज ऑपरेट कर रही होती हैं, वो अपने पेरेंट कंपनीज टैक्स हेवन्स में बना लेती हैं। अब जो भी यहाँ पे प्रॉफिट्स होते हैं इंडिया में, ये टैक्स हेवन वाली अपनी पेरेंट कंपनीज को ट्रांसफर कर देती हैं। इससे क्या हो जाता है? इससे हमारे यहाँ पे बेस इरोजन होता है टैक्स कलेक्शन का, और क्योंकि ये बेस इरोजन जो है वो प्रॉफिट शिफ्टिंग से होता है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है बीईपीएस का। तो बीईपीएस का ये कॉन्सेप्ट ट्रांसफर प्राइस में चलता है। तो ठीक है, आपसे कभी पूछा जाए बीईपीएस किससे रिलेटेड है, तो आप बता सकते हैं कि ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड है। चलते क्वेश्चन 552 में। विद रिगार्ड टू कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रीसेंट कॉन्फ्रेंस जो है वो नूर सुल्तान यानी कजाकिस्तान में कराई गई थी। तो 2021 सिक्स एडिशन है कॉन्फ्रेंस का, और इंडिया ने चेयरमैनशिप को अभी एज्यूम किया है। तो ठीक है, 20 में करेक्ट है। 1 and 2, इंडिया ने अभी चेयरमैनशिप को एज्यूम नहीं किया है। ठीक है, इंडिया बेसिकली आप देखेंगे इसकी जो अब चेयरमैनशिप है वो कजाकिस्तान के पास गई है। देखो इससे भी पता चल जाएगा ना हमें कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, नूर सुल्तान में हुई है, तो ऑब्वियसली बात है कौन चेयर करेगा, जिस कैपिटल में हो रही है वही इसको चेयर करेंगे। जान लेते हैं एग्जैक्टली क्या कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ये कजाकिस्तान में है। 5th मीटिंग है यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स की। ठीक है, ये अब जो है 5th मीटिंग इसकी 2016 में बीजिंग में हुई थी, और अब आपने देखा 6th जो है वो कजाकिस्तान में हो रही है। आइडिया क्या है? यहाँ पे हम स्ट्रेंथन करेंगे रीजनल कोऑपरेशन, पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी जो है वो एशिया में इंश्योर करेंगे। अच्छा, ये पहली बार इस बारे में चर्चा कहाँ की गई थी? 1992 में इनफैक्ट कजाकिस्तान में ही इसकी चर्चा की गई थी नूर सुल्तान नजरबेव द्वारा, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कजाकिस्तान के पोस्ट यूएसएसआर के। तो यहाँ पे वहीं पे बात की गई थी कि इसको हमें स्टैब्लिश करना चाहिए। तो पहली CICA समिट जो है फिर जाके 2002 में हुई थी। चलते हैं 543 की तरफ। द फर्स्ट स्ट्रेच ऑफ रेल लिंक इज रेडी टू रिज्यूम ऑन नेबरिंग कंट्री, फर्स्ट एवर ब्रॉड गेज पैसेंजर सर्विस जयनगर बेजलपुरा बारदिब एज अ रेलवे प्रोजेक्ट। ये किन दो देशों के बीच में? जयनगर बेजलपुरा। तो आप देखेंगे बहुत सिंपल है, यहाँ पे सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, तो भारत और नेपाल के बीच में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क है ये लाया जा रहा है। ठीक है, तो पहला स्ट्रेच है ये बिहार के जयनगर एरिया से नेपाल के कुर्ता एरिया तक जाएगा, यानी जो नेपाल वाला जो बॉर्डर है, बिहार नेपाल वाला जो बॉर्डर है, वहां से ये स्ट्रेच जो है बन रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो रेल सिस्टम है इस तरह से हम दे रहे हैं। ये रेल लिंक नेपाल और भारत में पहले भी पॉपुलर रहा है।
ठीक है। 1937 में ब्रिटिश ने इसको नैरो गेज की तरह बिल्ड किया था, यहाँ से कार्गो बेसिकली लाए जाते थे। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको अब हम ब्रॉड गेज में ले जा रहे हैं। अब कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिपोर्ट टाइटल्ड इंडिया पाथ टू पावर स्ट्रैटेजी इन अ वर्ल्ड अड्रिफ्ट। ये रिकमेंडेड है, बेसिकली रिकमेंडेशन है इंडियन फॉरेन पॉलिसी की। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है नीति आयोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मिलके प्रिपेयर किया। देखिए फर्स्ट इसमें आप देखेंगे करेक्ट है, सेकंड इसमें रॉन्ग है, क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है वो नीति आयोग यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ये डेलिब्रेशन से बनी है एक इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ एनालिस्ट के, इसका नीति आयोग से कोई लेना देना सच नहीं है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट लोगों ने मिलकर बनाई है। ये बता रहे हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी को कैसे आप बेटर कर सकते हो, कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी लानी है, ओपनलेस लाना है, इंक्लूसिव ग्रोथ लानी है, ये सब कैसे लाया जा सकता है। ग्रुप जो है वो 2020 में कन्वीन किया गया था और बात कर रहा है NAM 2.0 की। जैसा कि आपको पता होगा NAM हम लेके आए थे 1950s में, और अब बार बार जैसे कि अब जैसे आप रशिया वाले केस में भी देख रहे हैं कि एक NAM 2.0 की काफी ज्यादा आवश्यकता है। फॉर्मूला नोन एज वन कंट्री टू सिस्टम किससे एसोसिएटेड है, कौन सी ऐसी कंट्री है वो ये कहती है कि हम एक ही कंट्री हैं, दो अलग अलग सिस्टम्स हैं। यूक्रेन क्रीमिया, रशिया क्रीमिया, चाइना हांगकांग, चाइना ताइवान। ठीक है, तो आपने देखा फिर से इशू चल रहा है चाइना ताइवान का, एक तरफ रशिया यूक्रेन है, दूसरी तरफ आप देखेंगे चाइना ताइवान है। रिलेशनशिप की बात कहा जा रहा है, काफी लंबे समय से स्ट्रेन था। ठीक है, एस्केलेशंस चलती आ रही हैं, चाइनीज मिलिट्री जो है एयर इंक्लूजन्स कर रही है, बार बार एयर स्पेस को भी बार बार इन्फ्रिंज कर रही है। ठीक है, तो लेकिन क्योंकि ताइवान कह रहा है कि हम एक अलग सेपरेट नेशन है, लेकिन चाइना कहता है कि नहीं, हम दो अलग अलग पार्ट्स जरूर हैं, सिस्टम जरूर है, लेकिन हम नेशन एक ही है। ठीक है, तो इसी को लेके ये पूरा पूरा कंट्रोवर्सी है, बहुत लंबे समय से हॉस्टिलिटी चल रही है। इनफैक्ट चाइना ने इस हॉस्टिलिटी को ठीक करने के लिए, चाइना ने इसको फर्दर अपनी बात को रीइंफोर्स करने के लिए ये कह दिया कि वन कंट्री टू सिस्टम्स हैं, जिसे अब ताइवान जो है मना कर रहा है। वो कह रहे हैं हमें ऑटोनॉमी नहीं, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। चलते हैं, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट BTIA फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, इनमें से किसके बीच में। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखेंगे EU और भारत ने मिलके BTIA साइन किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। EU और इंडिया का BTIA है, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट है। अब क्यों ये न्यूज में था, ठीक है, बात ये करते हैं। तो ये रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने रिवील किया है कि भारत ने इसको काफी लंबे समय से सस्पेंड कर रखा था, और अब हमने इसकी जो नेगोशिएशंस है वो रिज्यूम कर दी, हम फिर से इसको रिज्यूम कर रहे हैं। पहले भी भारत और EU के बीच में एक फ्री ट्रेड की काफी लंबे समय से बात चल रही थी, तो ऑफिशियली हमने BTIA के थ्रू उसको एक्सेप्ट करने की बात की है। सस्पेंडेड चल रहा था 13 से, फिर से रिज्यूम करने की बात की जा रही है। गुड, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट तीनों को कवर करेगा। इसमें से अब बात आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर अंडर ग्रे लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, टेररिज्म एक्टिविटीज को रोकने को, ये एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो बनाई जाती है। अब इसमें आपको पता है पाकिस्तान जो है वो काफी लंबे समय से ब्लैक लिस्ट में उसको धक्का मारने की कोशिश की जा रही है, वो अपने आप को रोक लेता है, कहीं ना कहीं टिका रहता है, वो किसी ये 1 2 3 4 होगा, वो टिका रहता है किसी भी तरीके से ग्रे लिस्ट में। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो पाकिस्तान वाला जो है वो आपको दोनों जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 आप देखेंगे इज द करेक्ट आंसर। जॉर्डन, पाकिस्तान। देखिए मॉरिशस के केस में, मॉरिशस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में नहीं आएगा। ठीक है, एकदम टेररिज्म को लेके कंट्री क्लियर है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि टेररिज्म से कौन कौन सी कंट्री इंपैक्टेड है, तो पाकिस्तान तो था ही था, इस बार जॉर्डन को भी शामिल कर लिया गया था। तो यहाँ पे 3 जो है वो गलत है, अगर 3 गलत हो गया तो आपको, और 4 भी गलत है, आपको आंसर मिल गया फर्स्ट एंड 4। अब पाकिस्तान को देखो, मैं जैसा कह रहा हूं बार बार उसको ग्रे से ब्लैक की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं ले जा पा रहे, इसलिए इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल रहे हैं। ठीक है, अब रिसेंटली क्या हुआ, जॉर्डन, माली और टर्की, याद रखिएगा 3 कंट्रीज, जॉर्डन, माली जो कि अफ्रीका में है, और टर्की जो कि वेस्टर्न एशिया का पार्ट है, इन तीनों कंट्रीज को अब डाल दिया गया है इसमें। अब बोट्सवाना और मॉरिशस था, क्योंकि जब वहां के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दिया गया तो ग्रे लिस्ट से उन्हें बाहर ले जाया गया। ठीक है, तो अब ये पूरा का पूरा जो फंडा है ग्रे लिस्ट का। ठीक है, तो पाकिस्तान इसके अंदर काफी लंबे समय से चल रहा है। भारत चाहता है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रखा जाए। ठीक है, ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट बेसिकली होती है, जब बात आती है ग्रे लिस्ट पे तो वार्निंग्स इशू कर दी जाती हैं कि आपको ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है। जब बात आती है ब्लैक लिस्ट की तो उस पर्सन के उस कंट्री के जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको फ्रीज कर दिया जाता है, उनसे ट्रेड जो भी फाइनेंशियल ट्रेड वगैरह है वो सब बंद कर दिया जाता है बाकी कंट्रीज द्वारा। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ब्लैक सी। ब्लैक सी के कॉन्टेक्स्ट में बताना है,
ब्लैक सी कहाँ लोकेटेड है? ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के बीच में, काफी न्यूज में है फिर से। पॉन्टिक काउकासस और क्रीमियन माउंटेन्स के बीच में है। ये कनेक्ट होता है सी ऑफ अजोव से, कैसे? स्ट्रेट ऑफ कर्च द्वारा। आपको लास्ट एक क्वेश्चन याद होगा तो हमने इसको और डिटेल में भी किया है, ठीक है। तो तीनों ही यहाँ पे करेक्ट हैं। ब्लैक सी का बॉर्डर कंट्रीज आपसे जरूर पूछ सकते हैं, बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रशिया, टर्की और यूक्रेन, ठीक है। ये जितनी भी कंट्रीज हैं इसमें से आप देख रहे हैं कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था और वहीं सारा इशू जो है क्रिएट हुआ। अब बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद द मेंबर्स ऑफ, ठीक है। कंसिडर फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स मेंबर्स। क्वाड के कौन कौन से मेंबर्स हैं? न्यू क्वाड के कौन कौन से मेंबर्स हैं? तो यहां पे आप देख रहे हैं सी दोनों ही करेक्ट है। तो फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ यूएस, इजराइल, यूएई एंड इंडिया, ठीक है, इन्होंने एक रिसेंटली एक मीटिंग करी, ठीक है, और ये कहा कि हम किस तरह से एक न्यू क्वाड बनाएंगे। क्वाड में कौन था? इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ठीक है, और अब हम लेके आएंगे एक न्यू क्वाड को। क्लियर है? अब आप देखेंगे इंडिया के केस में, इंडिया का जो वाइब्रेंट बायलैटरल टाइज हैं वो भारत बार बार मतलब अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। चाइना को आप देख रहे हैं अल्टीमेटली क्वाड हो, न्यू क्वाड हो, ये सारी चीजें हम चाइना को काउंटर करने के लिए ला रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं 550 पे। इंडिया इन द रिसेंट ईयर हैज बीन फॉलोइंग डीहाइफिनेशन पॉलिसी। डीहाइफिनेशन पॉलिसी मतलब कोशिश की जा रही है कि इन दोनों कंट्रीज से हम डीहाइफिन हो जाए, मतलब किसी की तरफ हमारा टिल्ट ना रहे, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ रिसेंटली सीओपी समिट 26 में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर पैलेस्टीन के प्राइम मिनिस्टर ने हमसे कहा कि हमें सपोर्ट करो। आपने देखा जब से इजराइल या पैलेस्टीन का इशू चल रहा है 1949 से, कई बार पैलेस्टीन ने हमसे मदद मांगी है ना। हमने कभी भी ओपनली उस बात को सपोर्ट नहीं किया। हम हमेशा ये कहते आए हैं कि दोनों को अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। टू नेशन फॉर्म कर देना चाहिए, जो भी क्राइसिस है उसको मेंटेन कर लेना, उसको हमें खत्म कर देना चाहिए। तो बार बार आपने देखा कि भारत कई बार अपने वोट को भी एब्सटेन कर चुका है इस तरह से यूएन में। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम दोनों से इक्वल दूरी जो है बनाए रखें, क्योंकि हमारे लिए देखिए इजराइल काफी इंपॉर्टेंट नेशन है। और हाँ, पैलेस्टीन को लेके भी हमने एक काफी अच्छे रिलेशन, यासिर अराफात के टाइम पे जब पीएलओ बना था तब से पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे रिलेशन निभाते आ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप यूनाइटेड नेशन की बात करें तो एक 181 रेजोल्यूशन आया था जिसने पार्टीशन प्लान दिया था और कहा था पैलेस्टीन को अरब और जूइश स्टेट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। इसी की वजह से इजराइल ने मना कर दिया और आज तक वो टू नेशन पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं किया। आशा करता हूं क्लियर हो गए होंगे 10 क्वेश्चन। तो आपको रिवीजन कर लेना। मिलेंगे अगले सेट ऑफ क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।